Today we are going to talk about वक्त. अब वक्त क्या है? बेसिकली इसका मतलब होता है डिटेंशन. ठीक है, डिटेन करना, किसी चीज को रोकना. किस चीज को? प्रॉपर्टी को रोक रहे हैं हम. ठीक है, किस पर्पज से प्रॉपर्टी को रोक रहे हैं? चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज से प्रॉपर्टी को रोक रहे हैं. बेसिकली मुस्लिम लॉ के अंदर जो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं उनको अलाउड है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी को, जिसको उनका कुछ प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, उस प्रॉपर्टी को जिसके वो ओनर है, उसे वक्त के लिए वो दे सकते हैं. ठीक है, तो किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज से मैं दे दूंगी कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है मेरी, इसको आप ग्रेवयार्ड की तरह यूज कर सकते हैं. ठीक है, या आप यहाँ पे मस्जिद बना सकते हैं, या कोई स्कूल हॉस्पिटल बना सकते हैं, ऐसे. ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी मैं अलग कर सकती हूँ. अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस प्रॉपर्टी पर बना दो आप, या मैं कह सकती हूँ इस प्रॉपर्टी में कोई भी आप बिल्डिंग बनाओ, उससे जो भी पैसा आएगा उस पैसे को यूज करो चैरिटेबल पर्पज के लिए. ठीक है, वो मुझे अलाउड है अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे डिटेन करना, टाई अप करना. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एसेंशियल्स ऑफ वर्क, देन वी लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एंड हु टेक्स केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, एसेंशियल में सबसे पहला एसेंशियल है प्रॉपर्टी इज वेस्टेड इन गॉड. नाउ वक्त प्रॉपर्टी जो है उसकी रखवाली या देखभाल करता है एक पर्सन मुतावली. ठीक है, बट मुतावली की नहीं होती है प्रॉपर्टी. मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ओनर हूँ, मैंने कहा ये प्रॉपर्टी पर आप हॉस्पिटल बना दीजिए या स्कूल बना दीजिए जहाँ गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले. तो चैरिटेबल पर्पज से मैंने अपनी प्रॉपर्टी टाई कर दी. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी के लिए मैं किसी पर्सन को अपॉइंट भी कर सकती हूँ कि आप देखभाल करना इस प्रॉपर्टी. द मोमेंट आई टाई अप माई प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अब ना तो मेरी है ना मुतावली की है, ये किसकी है? ये अल्लाह की है. ठीक है, तो प्रॉपर्टी का ओनर अब कौन है? अल्लाह है. अब ओनर की परमिशन के बिना क्या आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो? क्या आप प्रॉपर्टी ओनर की परमिशन के बिना किसी और पर्पज से यूज कर सकते हो? नहीं. तो ये प्रॉपर्टी टेक्निकली हमेशा के लिए, इन परपेचुइटी के लिए टाई अप हो जाती है कि हमेशा के लिए, जब तक हम हैं, जब तक ये प्रॉपर्टी है, तब तक ये प्रॉपर्टी इस रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज से यूज होगी. तो ओनर कौन है? प्रॉपर्टी किस में वेस्टेड है? गॉड में, अल्लाह में वेस्टेड है. ठीक है, सेकेंड, ये परमानेंट है बिकॉज अगेन ओनर की परमिशन के बिना आप प्रॉपर्टी ना बेच सकते हो, ना ट्रांसफर कर सकते हो, ना उसके टुकड़े कर सकते हो. तो अल्लाह की परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते, तो ये परमानेंट होता है. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि 20 साल के लिए यहाँ पे स्कूल खोल लो, उसके बाद ये मेरा. ठीक है, इट हैज टू बी परमानेंट, कि हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए अब ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, वक्त मस्ट बी इररिवोकेबल, कि मैं ये नहीं कह सकती, कोई कंडीशन नहीं प्लेस कर सकती कि देखो अगर तो ये प्रॉपर्टी में इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ, इतने तक हुआ, लेट्स से 5 करोड़ के अंदर अंदर प्रॉफिट जनरेट हुआ तो ये वक्त प्रॉपर्टी, बट 5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो ये वापस मेरी. ये रिवोकेबल है. या मैंने कोई कंडीशन डाल दी कि अगर मुतावली, ये वाला मुतावली जो भी मैंने अपॉइंट करा है, लेट्स से मैंने जो है अविराज को अपॉइंट करा मुतावली, मैंने कहा अविराज जो है यहाँ पे स्कूल की देखभाल करेगा, बट अगर अविराज को कुछ हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी वापस मेरी नहीं. यहाँ अगेन मैं रिवोक कर सकती हूँ. अगर मैं प्रॉपर्टी को रिवोक करने का कोई भी क्लॉज डाल रही हूँ तो वो वक्त वॉइड होता है. ठीक है, तो वक्त आपका परमानेंट होना चाहिए, रिवोकेबल होना चाहिए, इनएलिएनेबल होना चाहिए. एज एन आप इस प्रॉपर्टी के टुकड़े नहीं कर सकते, आप इस प्रॉपर्टी को अलग नहीं कर सकते. मैंने जिस पर्पज से दिया है उस पर्पज को छोड़कर आप किसी पर्पज से यूज नहीं कर सकते. इफ आई यूज अ वेक पर्पज, ठीक है, अगर मैंने एक वेक पर्पज यूज करा है कि गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए आप इसको यूज करो, तो वहां पे स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, आंगनवाड़ी टाइप का एक छोटा इंस्टीट्यूट खोलना है, वो आपकी मर्जी है. बट इफ आई हैव स्पेसिफाइड अ प्रॉपर रीजन कि मुझे इस पर्पज से ये प्रॉपर्टी देनी है, यू हैव टू यूज इट फॉर दैट पर्पज. आप उस प्रॉपर्टी को खुद से अलग नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो वक्त आपका जो है इररिवोकेबल होना चाहिए, आपका वक्त परमानेंट होना चाहिए, और वक्त जो है इनएलिएनेबल होना. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फाउंडर मस्ट बी कॉम्पिटेंट. जो बंदा वक्त प्रॉपर्टी बना रहा है ही शुड बी कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट कैसे? दो चीजें, एक मेजर होना चाहिए, मतलब कोई बच्चा जो है वो वक्त में अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता. दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनसाउंड माइंड का, इंसेन है, उसे पागलपन का दौरा आया, दौरे में उसने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी मैं वक्त के लिए दे रहा हूँ, फिर जब नॉर्मल हो तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं देनी थी. तो हम कहते हैं फाउंडर हैज टू बी कॉम्पिटेंट. अब जो आपको दौरा पड़ा है उसमें जो आपका सेम पीरियड था, अगर आपने सेम पीरियड के दौरान
वक्त में प्रॉपर्टी दी, जैसे मुझे दौरे आते हैं पर अभी मैं सेम हूँ, अभी मैं साउंड माइंड की हूँ, तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ ये प्रॉपर्टी हम वक्त के लिए दे, तो वो वैलिड होगा, ठीक है। पर अगर मैंने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में बोला है तो वो वैलिड नहीं होगा ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी ट्रांसफरेबल। अब मान लो कि प्रॉपर्टी मेरी है तो मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ, बट व्हाट इफ प्रॉपर्टी लेट्स से वो किसी और की, अनुष्का की है, मैंने कह दिया कि अनुष्का की प्रॉपर्टी मैं वक्फ के लिए दे रही हूँ, आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी टेक्निकली ट्रांसफरेबल है ही नहीं, मैं ट्रांसफर कर ही नहीं सकती ये प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी मैं कैसे ट्रांसफर करूं, मेरी है ही नहीं ये प्रॉपर्टी। या मैंने कहा कि ये मेरा घर बना हुआ है, इस घर की सीढ़ियां मैं वक्त के लिए दे रही हूँ, अभी घर के अंदर सीढ़ियां है, मैं कैसे उसको वक्त के लिए दूं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मैं एक्चुअली ट्रांसफर कर सकती हूँ, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी में ट्रांसफर नहीं कर सकती तो वो वक्त के लिए नहीं दी जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिलीजियस और चैरिटेबल। अब यही तो हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट है, या तो मैं रिलीजियस पर्पस के लिए दूं कि यहाँ पे हम जो है मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, या फिर मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए दूं, गरीबों के लिए कुछ आप काम करो, स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, यहाँ पर आप ग्रेवयार्ड बना दो, इट हैज टू बी अ रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। इन्हीं दो पर्पस से दी गई जमीन को, इन्हीं दो पर्पस से टाई अप की गई जमीन को हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द मोड्स ऑफ क्रिएशन, ठीक है। तीन तरीके से आप वक्फ की प्रॉपर्टी दे सकते हो। पहला है बाय एक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, मैं अभी जिंदा हूँ, मेजर हूँ, साउंड माइंड की हूँ, मैंने कहा मैं अपनी ये प्रॉपर्टी वक्फ के लिए दे रही हूँ, इस XYZ पर्पज से मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो आपकी वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कहलाएगी एज लॉन्ग एज ये सारे एसेंशियल्स भी फुलफिल हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाय विल, मैंने कहा मेरे मरने के बाद मेरा यहाँ पे ये प्लॉट है, इस प्लॉट को आप एक रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज से यूज करना, ठीक है। तो बाय विल मैंने वक्फ प्रॉपर्टी उसको बना दिया, अगेन एसेंशियल फुलफिल हो रहे हो ये जरूरी है। तीसरा बाय यूजेज, नाउ दिस इज अ लिटिल टेक्निकल। यूजेज कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ के लिए यूज करो, मेरी विल में भी नहीं लिखा ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, बट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब जब से हमें याद है, जब से हमें होश है, जब से हम देख रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, ये हजारों साल से ये प्रॉपर्टी किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज से यूज हो रही है। लेट्स से कि फ्रॉम टाइम इमेमोरियल में देख रहे हो जमीन पे मस्जिद बना हुआ है, ठीक है। तो बाय यूजेज, क्योंकि टाइम इमेमोरियल से इतने टाइम से ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है मस्जिद की तरह, एक रिलीजियस पर्पज से यूज हो रही है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को बाय यूजेज वक्त डिक्लेयर कर दूंगी, ठीक है। इसमें मुझे अलग से डिक्लेयर करने की नहीं जरूरत, कोर्ट जाने की नहीं जरूरत, टाइम इमेमोरियल से ये प्रॉपर्टी वक्त की तरह यूज हो रही है, मैं मान लूंगी कि ये वक्त प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। सो दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ क्रिएशन थ्रू विच मैं किसी भी प्रॉपर्टी को वक्त प्रॉपर्टी बना सकती हूँ, ठीक है। Let us look at different types of work. Now, first of all, let us look at the types of work, categories of work from the perspective of its purpose. किस पर्पस से वक्त यूज हो रहा है उसके हिसाब से चार तरह के वक्त हैं। सबसे पहले है वक्त अहली, यहाँ पर जो फाउंडर है, वक्त प्रॉपर्टी का फाउंडर है, उसने अपने ही बच्चों और उनके ऑफस्प्रिंग के लिए प्रॉपर्टी रखी है कि ये प्रॉपर्टी से जो भी पैसा जनरेट होगा वो पैसे को आप यूज करो मेरे बच्चों के लिए, आगे उनके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से कोई चैरिटेबल पर्पज से मैंने खोला है या रिलीजियस पर्पज से भी अगर मैंने खोला है, तो उसके प्रोसीड्स जो हैं वो उसी फाउंडर के ही आगे ऑफस्प्रिंग को जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास वक्त ख्यारी, यहाँ पे किसी भी चैरिटेबल या फिलॉन्थ्रोपिक पर्पस से मैंने वक्त बनाया है पुअर और नीडी सेक्शन ऑफ पीपल के लिए। यूजुअली ये वक्त जो फाइनेंशियली वीक लोग होते हैं कम्युनिटी के, कि इनके लिए यहाँ पे खाने की मेडिकेशन के लिए करवाया जाए, सो ऑन, ठीक है। फाइनेंशियली जो वीक होते हैं उस सेक्शन के लिए। देन वक्त अल शबी, यहाँ पे जनरल पब्लिक इज द बेनिफिशियरी, कोई मैंने पब्लिक वेल खुलवा दिया, कोई मैंने कहा कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड बनवा दो, या मैंने कहा यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दो जहाँ पे फ्री में लोगों का इलाज होगा, तो जनरल पब्लिक के भले के लिए ये वक्त आपका बनाया जाता है। लास्ट है वक्त अल अवरत, यहाँ पर इमरजेंसी के लिए या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए वक्त के प्रोसीड्स को रोका जाता है।
जो भी मेरी वक्त प्रॉपर्टी है उससे जो भी प्रोसीड्स आ रहे हैं मैं उसको सेव करती रहूंगी फॉर दैट सो कॉल्ड रेनी डे, कि कल को अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, जैसे कोविड आ गया, ठीक है, या मान लो कि बाढ़ आ जाती है कहीं पर, या जो है कोई मस्जिद गिर जाता है, टूट जाता है, कुछ भी अगर ऐसा इवेंट होता है अनएक्सपेक्टेड या इमरजेंसी आती है, तो उस दौरान इस वक्त के जो प्रोसीड्स को मैं सेव कर रही थी उन्हें मैं यहाँ पर यूटिलाइज करूंगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोई बीमारी आई तो उसमें इलाज के लिए, लोगों के इलाज के लिए ये प्रोसीड्स अब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कैटेगरीज ऑफ वर्क फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स आउटपुट, वो दो है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास वक्त इस्तेमारी, जो कि इंटेंडेड होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि इस वक्त की जो प्रॉपर्टी है आप उस प्रॉपर्टी के प्रोसीड्स को इन्वेस्ट करो। ठीक है, इन्वेस्ट करके आप और जो वक्त प्रॉपर्टी है उनका कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन करोगे। बेसिकली मेरी प्रॉपर्टी से जो भी प्रोसीड्स आ रहे हैं उसे मैं इन्वेस्ट करूंगी, फिर जो पैसा मुझे मिलेगा उससे, लेट्स से कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी एक दीदी की, यहाँ पे आप हॉस्पिटल बना लेना इस प्रॉपर्टी पे, नाउ आई हैव जस्ट गिवन द प्रॉपर्टी, हॉस्पिटल बनाने में पैसा भी तो लगेगा, तो इस वक्त प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में या कोई प्रॉपर्टी पहले से बनी है उसके रिकंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगेगा वो यहाँ से आएगा, जो मैंने पैसा दूसरी किसी वक्त प्रॉपर्टी का इन्वेस्ट करा है वो पैसा मैं यहाँ पर यूटिलाइज करूँ। ठीक है, सेकेंड है वक्त मुबैशर, जहां पर जो ये वक्त है ये यूज होता है टू जनरेट सर्विसेज फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों के बेनिफिट के लिए, चैरिटी पर्पस के लिए मैं यहाँ पर इसे यूज करती हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी बेनिफिशियरी को रख सकती हूँ कि कोई भी XYZ जो है मेरा बेनिफिशियरी है, गरीब लोग बेनिफिशियरी हैं, बच्चे बेनिफिशियरी हैं, सिक पीपल जो है वो बेनिफिशियरी हैं, या जो ओल्ड पीपल है, मैंने कोई ओल्ड एज होम यहाँ पे खोला है, तो किसी बेनिफिशियरी के लिए चैरिटी पर्पस से मैं ये वक्त अलॉट करती हूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास दो अलग अलग कैटेगरीज हैं जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्रॉपर्टी हमने देखी। Now let us look at the person who is taking care of these work property, mainly the mutawali. So mutawali, who is mutawali? He is the administrator of the work property. वक्त की कोई भी प्रॉपर्टी है उसका ध्यान रखता है मुतावली, उसका काम होता है कि जो भी ये प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को जिस भी पर्पस से डोनेट किया गया वो पर्पस फुलफिल हो, प्लस वो प्रॉपर्टी अगर आपकी डैमेज हो रही है तो उसको रिपेयर करवाना, प्रॉपर्टी का जो डेली का नेसेसिटीज होती है वो पूरी करना, रिपेयर्स करवाना, उस प्रॉपर्टी की देखभाल करना, साफ सफाई करवाना, हर चीज का काम मुतावली का होता है। ठीक है, मुतावली अपनी जेब से पैसे नहीं लगाता, उसको पैसे दिए जाते हैं ये प्रॉपर्टी का ध्यान रखने के लिए। ठीक है, सो ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। नाउ मुतावली इज एनी पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज मेजर। 18 साल से बड़ा है, साउंड माइंड का मुतावली बन सकता है। ठीक है, इसके पास ना तो पावर होती है जमीन बेचने की, ना उसे लीज पे देने की, ना उसे मॉर्टगेज पर देने की, रेंट पर देने की, कोई पावर नहीं है आपके पास वक्त प्रॉपर्टी को कुछ भी करने की, अनलेस एंड अनटिल आपने कोर्ट से प्रॉपर परमिशन ली है कि मैं इस प्रॉपर्टी को लेट्स से मॉर्टगेज पे देना चाहता हूँ, फिर उससे जो प्रोसीड आएंगे उसको हम रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस से यूज करेंगे। ठीक है, तो कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल जिसने वक्फ में प्रॉपर्टी दी है उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया है वक्फनामा। ठीक है, उसके अंदर उसने लिख दिया है कि मुतावली जो है ये X% मुतावली होगा और इसके पास पावर है कि वो इस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकता है, लीज कर सकता है, सेल नहीं कर सकता, मॉर्टगेज और लीज कर सकता है, और उस पैसे को यूज कर सकता है चैरिटेबल पर्पसेस के लिए या इन्वेस्ट कर दे और फिर वक्त प्रॉपर्टी बाकी जो है उनको बनाने में या रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा ये पैसा। ठीक है, तो ये चीज हम अगर वक्फनामा में लिखे एक्सप्लिसिटली एज एन आउटराइट इन वर्ड्स लिखा हुआ है तो आपके मुतावली को ये अलाउड होगा, अदरवाइज उसको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। ठीक है ना, मुतावली मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पर फीमेल पे मैंने स्टार लगाया था, रीजन भी कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी मैंने रिलीजियस पर्पस से दी है कि यहाँ पर मस्जिद बनाओ या कोई रिलीजियस पर्पस से मैंने दी है तो फीमेल मुतावली नहीं हो सकती, तो मेल ही मुतावली बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही किसी भी रिलीजन का इंसान नॉन मुस्लिम भी मुतावली बन सकता है, एक्सेप्ट जब प्रॉपर्टी आपकी रिलीजियस पर्पस से दी गई है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेल ही आपका मुतावली बन सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस लुक
कि कौन मुतावली को अपॉइंट करता है। सबसे पहले तो जी जो फाउंडर है वक्फ प्रॉपर्टी का वो ही अपॉइंट करेगा। मैं फाउंडर हूँ वक्फ प्रॉपर्टी की, मैंने बोल दिया दीपक आज से जो है वो इस प्रॉपर्टी का मुतावली है, ठीक है। तो फाउंडर से सबसे पहले पूछेंगे। अगर फाउंडर ने नहीं बताया, उसने नहीं मेंशन करा कि कौन मुतावली बनेगा, उस केस में जो एग्जीक्यूटर होगा फाउंडर का, लेट्स से मैं फाउंडर हूँ, मैं मर गई और मैंने वक्फनामा में नहीं लिखा है कौन बनेगा मुतावली, तो जो भी मेरा एग्जीक्यूटर होगा जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है वक्फनामा को, वो डिसाइड कर सकता है कि हाँ आतिफ को बना दो मुतावली, ठीक है। इफ नॉट द एग्जीक्यूटर, तो मुतावली जो भी है, लेट्स से मैंने दीपक को मुतावली बनाया था, अब दीपक की भी डेथ होने वाली है, वो अपने लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में है, तो मरते मरते वो किसी और को अपॉइंट कर सकता है कि मेरे बाद अब तुम मुतावली बनना, ठीक है। एंड स्टेज है कि हम कोर्ट से पूछेंगे कि आप किसी मुतावली को अपॉइंट कर दो यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया अपॉइंटमेंट। अब बात करते हैं रिमूवल की, कौन इसको रिमूव कर सकता है। तो देखो सबसे पहले तो कोर्ट रिमूव कर सकता है किसी भी मुतावली को। लेट्स से मैंने दीपक को मुतावली बनाया था, पर दीपक जो है वो वक्त प्रॉपर्टी का ध्यान ही नहीं रख रहा। हमने दिया था कि ये प्रॉपर्टी एजुकेशनल पर्पज से कि आप यहाँ पर स्कूल बनाना, पर दीपक ने वहां पर लेट्स से मस्जिद बना रहा है या ग्रेवयार्ड बना रहा है वहां पे, मैंने जिस पर्पज से दी थी वो पर्पज फुलफिल नहीं कर रहा, तो कोर्ट इसको हटा देगा। फिर कोर्ट ने देखा कि दीपक के पास पैसा पूरा है प्रॉपर्टी का ध्यान रखने के लिए, पर प्रॉपर्टी का ध्यान ही नहीं रख रहा दीपक, तो भी दीपक को हटा सकता है एज अ मुतावली। ऐसे ही दीपक अगर वक्त प्रॉपर्टी के साथ जो उसके पास पावर नहीं है वो काम करने की कोशिश करे, बेचने की कोशिश करे, या वक्त प्रॉपर्टी को जो है डिस्ट्रॉय होने दे रहा है या खुद डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उस केस में भी दीपक को हम हटा देंगे एज अ मुतावली। या अगर दीपक को कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है इंसॉल्वेंट है, अब इसका दिवालिया निकल गया है, तो उस केस में भी इसे एज अ मुतावली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट के बाद आ जाता है वक्फ बोर्ड, ठीक है। कोर्ट के बाद आता है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास भी पावर होती है एज अ मुतावली आपको रिमूव करने की। वक्फ बोर्ड के पास जो हमारा लॉ बना हुआ है, उस लॉ के अंदर जो जो चीजें लिखेगी मुतावली को ये करना है, ये करना है, ये करना है, अगर मुतावली को नहीं करना तो वक्फ बोर्ड भी मुतावली को रिमूव कर सकता है। जैसे वक्फ बोर्ड ने देखा कि जिस पर्पज से प्रॉपर्टी दी थी वो पर्पज आपने फुलफिल नहीं किया, या प्रॉपर्टी को आपने पैसा होते हुए भी खराब होने दिया, डिस्ट्रॉय होने दिया, या आपने वक्फ प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया तो उसे अपने पर्सनल यूज के लिए आपने यूज कर लिया, तो वक्फ बोर्ड भी आपको रिमूव कर सकता है एज अ मुतावली। लास्ट है वाकिफ। लेट्स से मेरी प्रॉपर्टी है, आई एम द फाउंडर, आई एम द वाकिफ जिसने वक्फ में ये प्रॉपर्टी दी है, मुझे दिख रहा है कि मैंने दीपक को मुतावली बनाया था पर वो तो ये पर्पस पूरा ही नहीं कर रहा, या मुझे लग रहा है कि ये सही काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये काम कर रहा है, जिस काम के लिए मैंने प्रॉपर्टी दी है उसी के लिए यूज कर रहा है, बट ठीक से नहीं कर रहा, तो मैं भी दीपक को रिमूव कर सकती हूँ। नाउ देयर इज अ डिफरेंट ओपिनियन हियर। सम पीपल आर्ग्यू कि अगर वक्फनामा में लिखा है कि वाकिफ रिमूव कर सकता है तो वाकिफ को अलाउ करो, अदरवाइज मत करो अलाउ, तो देयर इज अ डिफरेंट ओपिनियन हियर। बट वाकिफ के पास हम मान के चलते हैं ये पावर है कि वो भी मुतावली को रिमूव कर सकता है, ठीक है। नाउ वी आर डन विद वक्फ, वी आर डन विद द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वक्फ, दैट इज द मुतावली। नाउ लेट अस लुक एट द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। काफी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी रही है, इसी साल ये एक्ट पास हुआ था। नाउ व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड पासिंग ऑफ दिस एक्ट, what was the need of this act, and what are the changes that have been done in the Waqf Act? Okay. Okay. So Waqf Amendment Act इस साल आपका पास हुआ है, प्रेजेंट असेंबली इसको मिल चुका है। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं व्हाट वाज द नीड ऑफ द एक्ट, एंड देन विल डिस्कस कि क्योंकि इस एक्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे, पिटीशन आपकी फाइल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था, so the court has allowed some things and disallowed some things, so we'll discuss that later on. So first of all, what is the need of the act? क्यों इस एक्ट की जरूरत थी मुझे? सबसे पहला चीज, first and foremost thing was that there was a need of transparency, there was a need of accountability, there was a need to see whether the functioning of the Waqf property, whether the functioning of the Waqf board was correct or not, ठीक है। मॉडर्नाइज करने की जरूरत है बिल को, बहुत एंशिएंट लॉ में बेस्ड था इसका रूट्स इस लॉ के, तो उसे थोड़ा मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी, दैट इज व्हाई वी नीडेड दिस अमेंडमेंट एक्ट। सो द फर्स्ट रीजन इज नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टीज जो है, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे
जहाँ पे नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टीज भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाती थी, ठीक है। कोई भी जमीन है जिसका कोई ओनर नहीं है, लेट्स से नोबडी नोज, खंडर की तरह पड़ा हुआ है, एंड पीपल स्टार्ट यूजिंग दैट एज अ रिलीजियस प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते थे, वक्फ बाय यूजेज जो हमने करा था, ठीक है। तो ये बहुत जगह देखने को मिल रहा था, देयर वर मल्टीपल केसेस, पूरे पूरे गांव जो है वो अफेक्ट हो रहे थे इस चीज से, तमिलनाडु के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड केसेस आए थे जहां पे लोग कह रहे हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी को ना बेच पा रहे हैं, ना मॉर्टगेज कर पा रहे हैं, ना सेल कर पा रहे हैं, क्योंकि somebody is claiming और the वक्फ बोर्ड is claiming कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, जबकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। टेक्निकली नॉन मुस्लिम पर्सन वक्फ में प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, और नॉन मुस्लिम पर्सन अगर वक्फ नहीं दे सकता और ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो ये प्रॉपर्टी वक्फ बनी कैसे? So the board is claiming कि नहीं, आपसे पहले there was a Muslim owner and they have designated this property as वक्फ property, so your claim is not valid here. तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस आ रहे थे, and we needed transparency there. क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि वक्फ बोर्ड झूठ बोल रहा है, पर हम ये भी नहीं कह रहे कि ये बंदा जिसके पास प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स अपनी जमीन के, वो गलत बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ट्रांसपेरेंसी का इशू है, अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए, जिसने भी यहाँ पे धोखाधड़ी करी है उसकी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी का इशू था। सेकंड, मुस्लिम विमेन और जो चिल्ड्रन है उनके लिए हमें कुछ करना था, अगेन मॉडर्नाइज करना है बिल को। सी, एक तो मुतावली की जो पोजीशन है उसमें भी हमने विमेन को बोला है कि वो रिलीजियस पर्पज से मुतावली नहीं बन सकती। बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं अगेन, जहाँ पे औरतों की जो इनहेरिटेंस थी, वो इनहेरिटेंस जो भी पर्सन है उसने वक्त में प्रॉपर्टी दे दी। तो ऐसी औरतें जो डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन है, जो विडोड मुस्लिम वुमेन है, जो ऑर्फन चिल्ड्रन है, ये बच्चे, ये औरतें कहाँ से मेंटेनेंस लेंगी? इस्लामिक लॉ इद्दत का पीरियड खत्म होने के बाद आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करता नहीं है, ठीक है। और अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो मैं कैसे उनसे मेंटेनेंस लूं? ठीक है, ऑर्फन चिल्ड्रन जो है वो कैसे मेंटेनेंस लेंगे अगर उसके पेरेंट्स नहीं है तो? और जो प्रॉपर्टी उसको मिलनी चाहिए थी वो प्रॉपर्टी वक्त में डोनेट कर दी। तो अगेन इस रीजन से हमें जरूरत थी कि हम इन लोगों के लिए भी कुछ कर सके। सो वी हैव टेकन मल्टीपल स्टेप्स हियर। सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट जो है दिया जाएगा औरतों को, विडोड औरतें जो है और आपकी डिवोर्स वुमेन जो है और ऑर्फन चिल्ड्रन जो है, इनको सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाएगा, लीगल एड इन्हें दी जाएगी, इन्हें जो है प्रॉपर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वोकेशनल स्किल्स सिखाई जाएंगी, ताकि ये अपने लिए कुछ कमा सके और अपना जो है मेंटेनेंस ये खुद कर सके। तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू इन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। तो दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स इनहेरिटेंस। जो औरतों का, बच्चों का इनहेरिटेंस है, उसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट इनके पास एक जरिया तो हो अपनी मेंटेनेंस निकालने का। आप इन्हें एकदम ही छोड़ नहीं सकते, ठीक है। देन वी वांटेड विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन वक्फ गवर्नेंस। मैंने अभी बताया आपको, मुतावली जो है औरतें सिविक लिमिट तक बन सकती हैं, अगर रिलीजियस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी आप मुतावली नहीं बन सकते। देन वक्फ बोर्ड के अंदर रिप्रेजेंटेशन औरतों की कम है, तो वक्फ गवर्नेंस के अंदर औरतों की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए भी अमेंडमेंट की हमें जरूरत थी। देन हम लोग जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं प्रूव करने में, ये चीज प्रमोट करने में कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, वो एक समान है। तो अगर ऐसी प्रोविजंस आती है जहां पे आप औरतों के राइट्स को रोक रहे हो, जहां पे आप कह रहे हो कि अरे अगर रिलीजियस पर्पज से आपकी प्रॉपर्टी है तो यू कांट बी मुतावली, या आपका रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में नहीं है, तो इन सब चीजों से जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी अफेक्ट होते हैं। दैट इज व्हाई अगेन वी नीडेड दिस अमेंडमेंट टू वर्क ऑन दिस इशू। फिर ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा इशू था जो कि बहुत टाइम से हम लोगों को परेशान कर रहा था, तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी जरूरी था। प्लस हम लोग सोशल वेलफेयर करना चाहते, दैट इज व्हाई मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी था इस एक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनके लिए भी हमें काम करना था। डिजिटाइजेशन हो रहा है अब प्रॉपर आपकी वक्त प्रॉपर्टीज का, और जो वक्त प्रोसीड्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। भाई आपने तो कह दिया यहाँ पे स्कूल बनाओ, गरीब बच्चों को यहाँ फ्री में एजुकेशन दो, पर एक्चुअली मिल भी रही है वो फ्री में एजुकेशन या नहीं? आपने कहा कि यहाँ पर आप जो है हॉस्पिटल बना दो, गरीबों का फ्री में इलाज करो, पर एक्चुअली इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है तो किस क्वालिटी का इलाज हो रहा है, यहाँ पे किस क्वालिटी की मेडिकेशन मिल रही है?
हर एक चीज को अब हम डिजिटाइज कर रहे हैं ताकि हमारे लिए हर चीज को ट्रैक डाउन करना इजी हो सके, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। प्लस जो नीडी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनके लिए हम और वेलफेयर कर सके और डेवलपमेंट कर सके, उसके लिए भी जरूरी है कि हमें प्रॉपरली पता हो कि वक्त प्रोसीड्स कहाँ जा रही हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, देन वी नीडेड टू एड्रेस द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। अगेन बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे। काफी बार ऐसा देखा जा रहा था कि देयर इज दिस पर्सन who has just converted to Islam and then they are donating all of their property to waqf और whatever limit जो एक बोली गई है कि इतनी तक आप अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हो वक्त के लिए, तो वो जस्ट अभी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए हैं और अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। या कई बार ऐसा भी होता था that this person who has died and now the board is claiming that this person had converted to Islam and they had donated their property। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी हमारे सामने आ रहे थे। प्लस अगेन हाउ इज द बोर्ड वर्किंग? बोर्ड जो है उसके पास पावर है कि इफ दे हैव डिक्लेयर्ड कि एक इशू आया था मेरे आगे कि ये जमीन वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, अगर बोर्ड ने कह दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी है, तो अब आप इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी। तो ये भी एक इशू था जो सामने आया था, जिसकी वजह से हमें जरूरत फील हुई कि हमें इस एक्ट में चेंजेस लाने चाहिए। लास्ट इज पावरमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर सेक्शंस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो हमने देखा कि अगेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है बैकवर्ड क्लासेस की वक्फ बोर्ड के अंदर, तो हमने उसके लिए स्पेशली कहा है कि बोरा और अफगानी जो कम्युनिटीज हैं उससे एक एक मेंबर हम बोर्ड का पार्ट बनाएंगे। इसके अलावा जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं मुस्लिम्स के अंदर, शिया और सुन्नी मुस्लिम को छोड़ के जो अदर क्लासेस हैं उससे भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। फिर आपका 2 बंदे या उससे ज्यादा इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जो म्युनिसिपैलिटी या पंचायत का पार्ट है, ताकि अगेन गवर्नेंस को मैं वक्त के साथ जोड़ सकूं। प्लस 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात हुई थी कि ये 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी बोर्ड का पार्ट होंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर एक्स ऑफिशियो पोजीशंस। जो एक्स ऑफिशियो पोजीशंस है उसके अलावा भी 2 और नॉन मुस्लिम पीपल बोर्ड का पार्ट होंगे, ताकि हम प्रॉपर गवर्नेंस इंश्योर कर सके वक्त की। ना इस एक्ट के पास होने के बाद बहुत सारे पिटीशंस डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चैलेंज कर रही थी अलग अलग प्रोविजंस को। जैसे एक प्रोविजन तो यही नॉन मुस्लिम मेंबर्स को ऐड करने की चैलेंज की गई थी। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें 22 मेंबर्स हैं, तो उसमें एट मैक्स 4 नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन टोटल हो सकते हैं। ठीक है, स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर होते हैं, तो एट मैक्स 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स यहाँ हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये एक इशू का समाधान निकाला है कोर्ट ने। फिर एक इशू ये था कि आपने कहा कि 5 साल से ज्यादा जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया है सिर्फ वो ही अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दे सकता है। इस प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड लगाया है और कहा है कि हर एक स्टेट का जो लॉ है वक्फ बोर्ड है वो इसके लिए कुछ सजेशंस दे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे इस चीज को रेमेडी कर सकते हैं। देन एक प्रोविजन था एक्ट के अंदर कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जैसे बोर्ड क्लेम कर रहा है वक्फ प्रॉपर्टी है और इस चीज पर इशू उठा है, मैं क्लेम कर रही हूँ कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो द एक्ट वाज सेइंग कि फ्रॉम दैट मोमेंट, जिस मोमेंट ये चैलेंज हो गया उसी मोमेंट से ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं की जाएगी। जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। डिसीजन अगर आया कि वक्फ प्रॉपर्टी है तो उस दिन से वक्फ है, अदरवाइज नहीं है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाया है कि हम ये चीज अभी नहीं करेंगे। जब तक डिसाइड नहीं हो जाता तब तक उस प्रॉपर्टी को एज अ वक्फ आप यूज कर सकते हो, बट अगर डिसीजन आता है दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी देन यू हैव टू सरेंडर द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे जो चैलेंजेस आ रहे थे, पिटीशन बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डाली गई थी, बट उन पिटीशंस में से कोर्ट ने पूरे लॉ को खत्म नहीं करा है। जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसको खारिज नहीं करा है, कोर्ट ने उसका सॉल्यूशन निकाले कि हम वहां पे क्या क्या कर सकते हैं एंड वी आर स्ट्रीमलाइन। जो जो इशू आ रहे थे उसको हमने स्ट्रीमलाइन करा। ठीक है, वी कैन नॉट डिनाई दैट देयर वाज नीड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द लॉ ऑफ मॉडर्नाइजिंग द वक्फ लॉ, बट वी कैन नॉट आल्सो डिनाई कि जो एक्ट है वो बहुत ज्यादा पावर्स इंक्रोच कर रहा था। और जो पिटीशंस फाइल की गई थी उनका कहना है कि हमारे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस कर रहा था। ठीक है, तो कोर्ट ने जितना पॉसिबल हो सके वो इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करा है, बट हाँ जहां जहां इश्यूज थे उसको कोर्ट ने इशू को रिमूव नहीं करा है।
जो इश्यूज को रेमेडी करने के लिए हमारा एक्ट आया था उनको नहीं रोका है। यहाँ पर एक हार्मोनाइजिंग अप्रोच कोर्ट ने ली है कि जो रिलीजियस अफेयर्स है मुस्लिम लोगों के उसमें इंटरफेरेंस भी ना हो ज्यादा, और जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हम फेस कर रहे थे, जो मुस्लिम वेमेन और उनके लीगल एयर्स से रिलेटेड इशू थे उनको हम फेस कर रहे थे, उनका रेमेडी करते हुए प्रोविजंस अभी भी एक्ट में लागू हैं। ठीक है, सो दिस इज द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। आई होप दैट इट वाज क्लियर टू यू गाइस।